नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। मसूरी से खबर है। मसूरी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिलेट्स 2023 कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम। पहाड़ पर मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए यह आयोजन यहां पर हो रहा है, जिसमें शामिल हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब इस कार्यक्रम का आगाज उन्होंने किया। मिलेट्स 2023 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पहाड़ पर मोटे अनाजों को किस तरीके से प्रोत्साहन मिले, इसीलिए ये आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर लगातार मोटे अनाजों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, मिलेट्स 2023 कार्यक्रम, जिसका नाम है, जिसमें पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अब समय बहुत कम रह गया है, मगर अभी भी तैयारियां अधूरी दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि इतने कम समय में तैयारियां कैसे पूरी की जाएंगी। पच्चीस अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर केदारपुरी में अभी भी तैयारियां अधूरी हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर खुद डीएम केदारनाथ में निरीक्षण करने पहुंचे थे। यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में संशय इस बात पर है कि तैयारियां वक्त पर पूरी हो पाएंगी। इस बार तैयारियों में देरी क्यों हुई है, इस पर रुद्रप्रयाग के डीएम मार्च महीने में हुई बर्फबारी का हवाला दे रहे हैं। हमारे द्वारा जो NH है, रोड है, उसको ठीक किया जा रहा है, ट्रैक मार्ग रिपेयर किया जा रहा है, ऊपर टेंट कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय आदि के लिए भी हम लोग सफिशिएंट हमारी जो टीम्स है वो कार्य कर रही है। मार्च में और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में काफ़ी बर्फबारी हुई है केदारनाथ धाम में, परंतु अभी भी कई जगह 1 से 1.5 फीट बर्फ जमा है। तो हमारा रास्ता केदारनाथ धाम तक का खुल चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है और शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं यात्रा से पूर्व हमारी सुचारू कर दी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं। उधर यात्रा मार्ग पर अभी तक जरूरी सुविधाएं तैयार नहीं हो पाई हैं। डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो यात्रा कम से कम 10 से 12 दिन पहले शुरू हो रही है और मौसम अभी भी वहाँ पर शाम के समय ठंडा हो ही जा रहा है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के आएँ, साथ ही सफिशिएंट अपनी जो मेडिकेशंस हैं, क्लोथ्स हैं, वो ज़रूर लेकर आएँ। अपना जो ट्रैवल करते समय ज़रूर जगह जगह पर रुकें, एक्लेमेटाइज करें क्लाइमेट से और अपनी यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में यात्रियों के रुकने, पेयजल, खाने पीने समेत तमाम जरूरी इंतजाम करने पड़ते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल कैंप और बीमार श्रद्धालुओं को फौरन अस्पताल ले जाने के लिए टीमें तैनात करनी पड़ती हैं, मगर अभी तक ये सभी व्यवस्थाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है, अगर कुछ रोज में ये सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। इस बात की भी संभावना है कि इस बार यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या केदारनाथ पहुंच सकती है। जाहिर है प्रशासन अगले कुछ रोज में केदारनाथ में जरूरी इंतजाम करेगा कैसे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो देखिए, 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी तक तमाम तैयारियां अधूरी पड़ी हुई हैं। इसी पर मेरे साथी रोहित डिमरी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ में। रोहित, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, किस तरीके से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं और क्या कुछ है जो अभी होना बाकी है, क्या वो काम है जो बहुत जरूरी है, जो नहीं किए गए हैं अभी तक, क्योंकि वक्त बहुत कम है सरकार के पास। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार 25 अप्रैल की सुबह को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। और इससे पिछले वर्ष की हम बात करेंगे तो 9 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे। इस बार 10 से 12 दिन पहले ही बाबा केदारनाथ करेंगे तो काफी बर्फबारी केदारनाथ धाम में हुई, जबकि यह बर्फबारी जनवरी फरवरी माह में होती तो मार्च महीने में काम करने का समय प्रशासन के पास रहता, पर लेकिन इस बार मार्च महीने में बर्फबारी होने के चलते अभी कुछ दिन पहले ही रास्ता तैयार हो पाया है। बड़े बड़े ग्लेशियर को काट कर रास्ता यहाँ पे बनाया गया है और जिला प्रशासन की ओर से डीएम भी केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और इस बार यह बताया जा रहा है, कह सकते हैं कि कुछ भी समय शेष रह गया है और उसके बावजूद प्रशासन जो टीमें हैं वहाँ पे पहुंची है। स्वास्थ्य की बात करिए तो इस बार मेडिकल कैंप को ज्यादा बढ़ाने की बात
बात की जा रही थी, ज़्यादा कैंप ज़्यादा जो रास्ता है 18 किलोमीटर का, जहाँ पे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अन्य जो असुविधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए इस बार मेडिकल जो कैंप हैं वह बढ़ाए गए हैं, चिकित्सकों की संख्या को ज़्यादा किया गया है। इसके अलावा जो घोड़ा खच्चर होते हैं यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, घोड़ा खच्चर संचालक हुए, हॉकर हुए, इनका भी लगाम लगाने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने प्लान बनाया है। प्लान के तहत जो हॉकर रहेंगे, संचालक रहेंगे, उनके पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिससे यात्री का अपघात हमले पर इनकी पहचान हो सके, या फिर घोड़ा खच्चर जो घटनाएं घट जाती हैं, पिछले वर्ष की बात करेंगे तो 361 घोड़ा खच्चरों की मौत। और रोहित, 2 दिन पहले डीएम भी यहाँ निरीक्षण के लिए गए हुए थे, कामों का निरीक्षण उन्होंने किया है। अब देखिए कम वक्त में प्रशासन को बहुत सारे काम है जो पूरे करने होंगे, चुनौतियां बहुत बड़ी है सामने। शुक्रिया रोहित आपका पूरी जानकारी के लिए। 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदार धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कर दिया। अब केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से आवाजाही खुल गई है। डीएम मयूर दीक्षित खुद यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मयूर दीक्षित ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मजदूरों को करीब 2 महीने का समय लगा है। मार्च के पहले हफ्ते में पूरे मार्ग से बर्फ हटाकर आवाजाही शुरू करा दी गई थी, लेकिन फिर से हुई बर्फबारी के कारण पैदल मार्ग बर्फ से ढक गया था। पिछले दिनों भैरव और कुबेर गदेरा में ग्लेशियर टूट गया था, जिससे पैदल मार्ग पर बहुत बड़ा ग्लेशियर आ गया था और आवाजाही बंद हो गई थी। इसे साफ करने में भी मजदूरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि यात्रा मार्ग पर अभी भी ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिनके बीच से यात्री होकर गुजरेंगे। इन ग्लेशियर की लंबाई 50 मीटर से भी ज्यादा है। प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और तापमान में गर्मी होने लगेगी, ये ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे और रास्ता चौड़ा हो जाएगा। इस बार 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा के तमाम इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और उधर उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग खस्ताहाल पड़े हैं और ऐसे में व्यापारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि खस्ताहाल मार्ग के चलते चारधाम यात्रा कैसे हो पाएगी। गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी से आगे खस्ताहाल है। धरासू से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ऑल वेदर रोड के तहत 25 किलोमीटर तक काम चल रहा है, जिस वजह से कई जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। एक से 1.5 महीने पहले मतलब दिखता था कि यात्रा आरंभ होने वाली है। पुताइयाँ हो जाती थी, छोटे मोटे गड्ढों को भरा जाता था, उसको अटैच किया जाता था तारकोल लगा के। तो ये सब एक जो तैयारी रहती थी यात्रा की, पर अब एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ वर्षों से बिल्कुल शिथिलता नज़र आ रही है। सड़कों के वही हाल हैं। मेरे मित्र हैं, इनका ये होटल है, इनके होटल के नीचे अगर आप हाईवे में जाएँ तो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। चारधाम यात्रा को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हम लोग अभी भटवाड़ी के पास हैं और ठीक मैं दिखा सकता हूँ भटवाड़ी से आगे जो बीआरओ ने ये पैच है अभी तक नहीं भर पाया, और जिस कारण जो अब कुछ ही दिन बाद यात्रा शुरू होनी है। और आप देख रहे हैं कि लगभग 2-3 सालों से बीआरओ इस पर कोई काम नहीं कर पाया, और जिस तरह से जो सड़क के हालात आप देख रहे हैं कि अभी तक न तो ब्लैक टॉप कर पाया, न वो गड्ढे भर पाए, तो कहीं ना कहीं जो बीआरओ के कामों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्वीर बिष्ट। चारधाम यात्रा के बीच में जोशीमठ की आपदा का भी खौफ है। जोशीमठ आपदा को लेकर एनटीपीसी पहली बार सामने आई है और अपना पक्ष रखा है। एनटीपीसी का कहना है कि सुरंग की वजह से जोशीमठ शहर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस तरह की खबरें अफवाह हैं। एनटीपीसी के सीडीएम आरपी हरिवार से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आगामी 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं, लेकिन उससे पहले जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक बड़े आंदोलन का फिर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द एनटीपीसी की परियोजना को अगर बंद नहीं किया गया तो वो जोशीमठ में चक्का जाम करेंगे और यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। इसी पूरी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एनटीपीसी के सीजीएम आरपी अहरिवार। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह वो जिम्मेदारी मानते हैं जो एनटीपीसी की टनल है। देखिए, अगर हम अपने परियोजना के तथ्यों को आधार मानें
और जो बहुत सारी एजेंसी यहाँ की जो जोशीमठ भूदसाव का जो अध्ययन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, उनसे जो रिपोर्ट्स और जो बातचीत जो आ रही है हम तक, उसको अगर हम आधार माने तो हम ये कह सकते हैं, जो पहले भी कहते आ रहे हैं, कि एनटीपीसी की परियोजना का जो चल रहे जोशीमठ में जो भूदसाव की जो समस्या चल रही है उससे कोई संबंध नहीं है, और जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये निराधार है। लंबे समय से जो आपकी परियोजना है, टनल है, वहाँ पर एक टीबीएम मशीन फंसी हुई है। लोगों में शंका बनी रहती है कि अंदर लूज मटेरियल है जिससे कि ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमारा टीबीएम के द्वारा जो टनल बनाने का जो तकनीकी है, ये बहुत ही सुरक्षित और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये कयास लगाना कि हमारी टनल से कोई आसपास के क्षेत्र में कोई नुकसान हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब टनल टीबीएम के द्वारा बनती है तो 1.5 मीटर बनने के बाद उसको कंक्रीटिंग किया जाता है, उसको ग्राउटिंग किया जाता है, फिर अगले 1.5 मीटर के लिए फिर बनाई जाती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी पानी बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती है। जोशीमठ शहर के बीच कब ये टनल बनी है, कितनी लंबी टनल है, कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, जो टनल है ये जोशीमठ के क्षेत्र से तो गुजरती ही नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया गया है। जो टनल है ये औली के एरिया से और बड़ी ही सुदृढ़ चट्टान के माध्यम से जा रही है। जो जोशीमठ के जो अगर हम आखिरी हिस्सा देखें तो उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर नीचे इस चट्टान में, बड़ी मजबूत चट्टान के अंदर से जा रही है। तो उससे जोशीमठ के किसी भी सब्सिडेंस का संबंध करना ठीक नहीं। देखिए, अभी तक रिपोर्ट जैसा आप भी जानते हैं कि अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, पर रिपोर्ट सभी संस्थाओं ने अपने प्रारंभिक कुछ में डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं और इसको शीघ्र ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि पब्लिक किया जाएगा। पर हमें पूरा विश्वास है कि जो साइंटिफिक तरीके से जो निर्णय होगा वो परियोजना के पक्ष में ही होगा, क्योंकि परियोजना का जोशीमठ से कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी एनटीपीसी परियोजना है, उसके सीजीएम थे आरपी अहिरवार। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी परियोजना की जो टनल है वो किसी भी कीमत पे जिम्मेदार नहीं है जोशीमठ भूदसाव के लिए। उन्होंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो आरोप हैं उनको भी निराधार बताया है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मज़ारों का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। सीएम धामी कई बार ये कह चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर भाजपा विधायक दिलीप रावत ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत भाजपा पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लैंड जिहाद एक छोटा मोटा एक घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान को एक उसकी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं और विशेषकर देवभूमि को, उत्तराखंड को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये आइडियल प्रदेश है सनातन धर्म का, और इसलिए यहाँ पर लैंड जिहाद करके वो हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को आघात पहुँचाना चाहते हैं। आजकल एक ही चीज़ कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जहाँ जो अवैध है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवाल खड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सीएम के फैसले का हरिद्वार के संतों ने स्वागत किया। संतों का कहना है कि देवभूमि धार्मिक स्थान है और ऐसे में यहां पर अवैध मजार और धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। संतों ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। हरिद्वार जेल में बैरक के भीतर मोबाइल फोन और चार्जर बरामद हुआ है। ये मोबाइल एक कैदी के पास से मिला। सवाल ये उठ रहा है कि जेल में मोबाइल फोन आखिर आया कहां से। जेल में मिला मोबाइल, बैरक के अंदर कहां से आया मोबाइल? क्या जेल के अंदर मोबाइल का हो रहा है इस्तेमाल? हरिद्वार की जिला जेल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। इस बार जेल की सुर्खियां बना है बैरक के अंदर मिला मोबाइल और उसका चार्जर, जिसने जेल प्रबंधन के साथ ही पुलिस की भी चिंता बढ़ा रखी है।
बताया जा रहा है कि जेल के बैरक नंबर 1 के अंदर ये मोबाइल और चार्जर बरामद हुआ है। इस बैरक में विचाराधीन कैदी सुमित बंद है। शक होने पर जब जेल कर्मियों ने उसकी तलाशी ली तो तलाशी के दौरान कैदी के पास से मोबाइल और एक चार्जर मिला है। इस घटना के बाद जेल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच की जा रही है कि ये मोबाइल जेल के अंदर आया कहां से। मोबाइल मिलता किसी कैदी के पास से या किसी परिस्थितियों में संदिग्ध अवस्था में तो सेंसिटिव इशू है, क्योंकि वहाँ पर अन्य इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी भी बंद हैं जो विभिन्न जघन्य अपराधों में बंद है। तो पूर्व में भी कार्रवाई की गई, इसमें भी पूरी तह तक जाकर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोशनाबाद स्थित जेल में कुख्यात अपराधी सुनील राठी, प्रदीप तोमर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी जैसे कई हाई प्रोफाइल अपराधी बंद हैं। ऐसे में पुलिस इन अपराधियों का मोबाइल कनेक्शन खंगालने में जुटी है। इसी जेल के अंदर से कई बार फोन पर ही रंगदारी मांगने के मामले सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जेल में बंद सुनील राठी जैसे कुख्यात अपराधी जेल से ही अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, मगर पुलिस आज तक इन अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ नहीं पाई है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने एक बार फिर से टीएचडीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेल से सटे गांव के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि टीएचडीसी उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। आरोप है कि टीएचडीसी लगातार पुनर्वास के काम में अड़ंगा डाल रही है। ग्रामीणों ने टिहरी बांध पुनर्वास नीति के तहत तिवाड़ गांव मरोड़ा की डूबी भूमि के बदले भूमि आवंटित करने की मांग की है। टीएचडीसी को जो जमीन 1984 में जो लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके थे, हम लोगों ने उन्हीं की ज़मीन मांगी थी और जिसमें टीएचडीसी ने सहमति भी प्रदान कर दी थी। परंतु आज न जाने क्यों टीएचडीसी को उस ज़मीन से प्यार आ गया और जितनी भी खेती युक्त ज़मीन है उस ज़मीन को टीएचडीसी ने जो है वापस लेने की बात कही है। टीएचडीसी से कल उस संबंध में प्राप्त हो गया है कि कहां पर वो लैंड उनके उपयोग की है, तो जो बाकी लैंड दी जा सकती है उसका सर्वे मैप बनवा करके तैयार करवा करके फिर एक बार गाँव वालों से भी वार्ता करके उसको आवंटन की प्रक्रिया की। भाजपा ने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीती रात प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सांसदों के साथ में एक बैठक की और इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग के दौरान सभी लोकसभा सीटों पर कमजोर बूथों को मजबूत करने पर रणनीति बनाई गई है। देहरादून में शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। शिवसेना का कहना है कि क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह के ऑडियो मामले में देवभूमि को शर्मसार इस पूरे ऑडियो कांड ने किया है, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए। शिवसेना कार्यकर्ताओं की मांग है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों की भी जांच हो और क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह साथ में महिला खिलाड़ी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, ये आप जानते हैं, जिसके बाद नरेंद्र शाह की गिरफ्तारी हुई है। शिवसेना की ये मांग है कि सीएयू भंग हो ताकि आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी बहू बेटियां हैं, माँ बेटियां हैं, उनके साथ आगे गलत ना कर पाए कोई। शिवसेना की ये मांग है कि जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले और आगे आने वाले वक्त टाइम में हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसी दोबारा कोई हरकत ना हो पाए। पौड़ी जिले के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव की मुहिम रंग लाई है। जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक इस साल नए शिक्षा सत्र में 6,294 छात्र छात्राओं ने नए दाखिले लिए हैं। छात्रों के नए दाखिले होने से शिक्षा विभाग भी राहत महसूस कर रहा है। ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन जब बच्चे से कहते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे के बर्थडे में जाना है तो तुरंत कपड़े पहने के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। तो इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि जो स्कूल्स हैं वहाँ प्रवेशोत्सव मनाया जाए और वहाँ ऐसा वातावरण दिया जाए जिस क्लास में बच्चे बैठेंगे वहाँ गुब्बारे लगाए जाएँ, बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, उन्हें कॉपी किताब, टॉफ़ी, चॉकलेट ये दिए जाएँ। तो ये जो प्रवेशोत्सव है वो पौड़ी जनपद में बड़े ही धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।